मानव जीवन की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य के आधारभूत कहलाते हैं? बताइए। ठीक है, मतलब अगर आप लोग एक एक करके बोले तो जैसे भोजन, आवास और वस्त्र, और क्या हो गया? शिक्षा। शिक्षा और बताइए। स्वास्थ्य होते हैं, मनोरंजन। मनोरंजन, कनोप्रिय, वायु और जल, वायु और जल। तो ठीक है, लगभग मुझे लग रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं स्पष्ट हो गई है कि इतनी सारी जल, वायु, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन। क्या आप बता सकते हैं कि इन सब का अपना अपना क्या क्या उपयोगिता है? यानी जल की क्या उपयोगिता है, वायु की क्या उपयोगिता है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, जिसके कारण आप कह रहे हैं कि हाँ ये मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। जैसे भोजन की क्या आवश्यकता है, आवास की, वस्त्र की, शिक्षा की, मनोरंजन की। अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर ये है तो इसकी क्या उपयोगिता है? एक एक करके बोलिए। कोई बताएगा सिर्फ जल की क्या उपयोगिता? मनुष्य के लिए जल की उपयोगिता क्या है? कोई भी बताइए। दैनिक कार्य जो एक अपना स्टार्टिंग होता है, दैनिक कार्य स्टार्ट करता है तो जल से ही स्टार्ट करता है। चाहे आप बाथरूम जो हम लोग अभी जल का यूज कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तभी जल का यूज कर रहे हैं। यानी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जल के बिना जीवन की संभावना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक दिन प्रत्येक ऐसे अवसरों पर जल की आवश्यकता होती है कि हमारा शरीर भी काफी बड़ा हिस्सा है जो जल से ही निर्मित है ना। वायु की आवश्यकता हमारे आपके लिए क्या है? प्रिया, स्वास्थ्य, अच्छा, सांस के लिए बिल्कुल सही जवाब है। सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमें वायु के माध्यम से, ये मूलभूत आवश्यकता है। जैसे जल है वैसे ही। एक और पूछते हैं, आवास की आवश्यकता क्यों? मनुष्य को आवास की आवश्यकता क्यों? तो क्या सभी लोग एक ही आवास में रहेंगे? सुरक्षा के लिए और सभी व्यक्ति अपनी अपनी निजता को ध्यान में रखने के लिए वो आवास का निर्माण करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर फैमिली एक खास आवास में निवास करता है। परिवर्तन होता है। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण से जो अनुकूल नहीं होते उसकी सुरक्षा भी देता है ना। जो आदिकाल में जब आवास का निर्माण हुआ था तो उसकी जीवन रक्षा के लिए होता है, तो सुरक्षा भी प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है। जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा मेहनत करके जब घर आए, ऐसी जगह पे आए जिसे कुछ आराम प्राप्त हो, ताकि उससे वह एनर्जेटिक हो जाए, फिर अगले दिन भी वो काम पे जा सके, है ना। इसका मतलब इसी प्रकार से सभी चीज़ों, स्वास्थ्य का, भोजन का, बिना भोजन के मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है ना। उसी प्रकार से वस्त्र भी है। संस्कृति और मूल्य कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना तन ढक के रखना चाहिए। ये भी एक संस्कृति है कि हमें एक सभ्य जीवन जीने के लिए ये आवश्यकताएं निर्धारित करती है। इसी प्रकार शिक्षा भी है। प्रत्येक तरह के विकास का आधार शिक्षा है। जिस प्रकार से जल, वायु, सांस, भोजन, आवास, वस्त्र, वैसे शिक्षा की भी अपनी आवश्यकताएं हैं और इसकी उपयोगिता है। मनोरंजन का मतलब खाली समय में जब वो थकान महसूस करता है किसी साधन को उपयोग में लाता है। ये भी प्रत्येक मनुष्य के लिए एक निहायत ही जरूरी आवश्यक साधन है। अब मेरा एक और प्रश्न है जो इसी से जुड़ा हुआ कि इन सभी चीजों के लिए
एक स्पेशल पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या है? इन सभी को पार्टिकुलर एक शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, वह शब्द क्या है? ये आप देख रहे हैं, बताइए। संसाधन, बिल्कुल सही जवाब है। संसाधन, सभी को हम एक पार्टिकुलर शब्द के रूप में रेखांकित करते हैं और वह है संसाधन। तो आज हम और आप दोनों ही संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज का प्रकरण है संसाधन। अब हम इसे मिटा देते हैं। संसाधन उन प्रत्येक चीजों को कहते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, प्रत्येक चीज। लेकिन इसमें कुछ शर्त है। शर्त यह है कि तकनीकी के माध्यम से उसे उपयोग में लाया जा सके, पहला। दूसरा, कि वह आर्थिक रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है, आर्थिक रूप से। तीसरा ये कि वो सांस्कृतिक रूप से भी उपयोगी हो और स्वीकृत हो। तो तीन बातें हैं, वो तीन जहाँ जहाँ भी उपयोग में आते हैं, जहाँ जहाँ भी वो शर्तों को पूरा करते हैं, वो संसाधन है। टिम्बरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। ये संसाधन होते नहीं, बनते हैं, ऐसा का कहना है। बनते हैं में कौन सा आएगा? दिक्कत बताइए। सर, जब मनुष्य की आवश्यकता होती है तो उस चीज का हम आविष्कार करते हैं और जो आप कोई उदाहरण देके समझाओ कि संसाधन बनते हैं। जैसे सर पहले घर नहीं था, मनुष्य को लगा तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर बनाना चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और अपने घर बनाने लगे। ठीक है, एक इन्होंने जवाब दिया है घर। जैसे सर पहले मतलब 2G मोबाइल चला रहे थे, 4G 5G चला रहे थे, तो मतलब उसका डेवलप हो गया। हमको क्या आवश्यकता? यस, बिल्कुल सही आंसर है। ये एक ऐसा संसाधन है जो मानव मनुष्य के द्वारा निर्मित है। जैसे 3G से 4G होना, 4G से 5G होना, ये मानव के द्वारा निर्मित है। इसे मनुष्य स्वयं बनाता है। प्रत्येक दिन नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए खोजें होती रहती हैं, ये मनुष्य के द्वारा है। यानी ये रियल में अगर हम कहें तो ये एक प्रकार का सेवा है, सर्विस। यह बैठिए, यह एक प्रकार का सेवा है। यानी संसाधन सिर्फ वही नहीं है जो होते हैं, संसाधन वही भी हैं जो बनते हैं। जैसे सेवा जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सर्विस, जैसे शिक्षा देना। आपने बताया था ना, ये शिक्षा भी एक संसाधन है। जैसे शिक्षा देना, वो भी एक प्रकार का संसाधन है ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। यानी मानव के द्वारा निर्मित जितने भी संसाधन है वो मानव संसाधन है, जिसमें एक सेवा भी प्रमुख है। एक प्रश्न और है, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसे। कहते हैं कि जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है वो राष्ट्र सबसे ज्यादा विकसित है। यह बात कितनी सही है? 40%। हाँ, तो आप 40 का मतलब वो 60% गलत है। तो आप इसे उदाहरण देके समझाइए। जैसे सर जापान है, वो जैसे उसके पास संसाधन कम है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है। बिल्कुल सही जवाब। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हमारा देश भारत, यहाँ प्राकृतिक संसाधन अपार है,
बहुत ज़्यादा प्राकृतिक, लेकिन हमारे पास उतने टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कर पाए। और जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ के मानव बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, कौशलपूर्ण है। उन्होंने थोड़े से संसाधनों का उन्होंने बहुत ही अच्छा विवेकपूर्ण उपयोग किया और अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक और प्रमुख संसाधन है हमारा मानव संसाधन। मानव संसाधन जैसे सेवा, जैसे ज्ञान, जैसे शिक्षा, जैसे नित्य नए आविष्कार, नित्य नए निर्माण, ये सब क्या है आपके? जैसे संस्थाएं, जैसे कोई संरचना है, स्ट्रक्चर, जैसे क्वालिटी, जैसे क्वांटिटी, है ना, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक वर्गीकरण करते हैं कि संसाधनों के 4 वर्गीकरण। और पहला है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, पहला। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है विकास के आधार पर वर्गीकरण। और चौथा है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। आप कोई मुझे बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से वर्गीकरण, कौन से प्रकार है वर्गीकरण? हाँ, निशा ने क्या? उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, बिल्कुल सही जवाब है, जैव अजैव। जैव में कौन कौन से आएंगे, यानी ये उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पे आपने बताया जैव और अजैव। जैव में कौन से संसाधन उत्पत्ति के? बताइए, जैव में जैव के उदाहरण दीजिए। वनस्पति, मनुष्य, ठीक है। और अजैव में जैसे धातु कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ये लिविंग है, नॉन लिविंग। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पर ये लिविंग है, लिविंग रिसोर्स है, नॉन लिविंग रिसोर्स। ठीक है, अब बताइए उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे बताइए। 2 प्रकार है उपयोगिता का, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन से आएंगे? नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या है? जो हम रिसाइकल करते हैं, है ना, जैसे वायु, जैसे जल, जैसे सौर, है ना। अनवीकरणीय में जो नॉन रिसाइकल होते हैं, जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को कर सकते हैं, जैसे कोयला, जैसे हम इसे एक शब्द से बोलते हैं ईंधन। ईंधन कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स, जीवाश्म, है ना, जो हम जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया तो बन गया, ये पुनः चक्रीय नहीं होते। ठीक है, विकास के आधार पर बताइए कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन कौन से? विकास के आधार पर 4। एक होते हैं संभावित। संभावित का मतलब पोटेंशियल, यानी ऐसे संसाधन जिसकी संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे परमाणु ऊर्जा, जिसकी संभावना है अपार समय, जैसे हाइड्रोजन, अपार संभावना है ना। किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार के संसाधन उस राष्ट्र के विकास में
काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें से ये यूज भी होते हैं। एक है विकसित, संभावित में से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं। जैसे हमारे देश में संसाधन सौर ऊर्जा डेवलप्ड है, वो यूज में भी आते हैं। एक है आपका भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो संचित है लेकिन वो उपयोग में नहीं आ पा रहा, जिसके लिए है लेकिन तकनीक नहीं है उतना एप्रोप्रिएट कि वो यूज में आ पाए, सिर्फ वो भंडार के रूप में है हमारे देश में। ये ऐसे संसाधन। एक है संचित संसाधन है जहां भंडार संसाधन के अंतर्गत ही संचित संसाधन होते हैं, यानी ये ऐसे संसाधन है जिसकी संभावना है, इसको फ्यूचर रिसोर्स कहते हैं। ये भविष्य की एक प्रकार की पूंजी है। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत होते हैं, जैसे जमीन, जायदाद, घर, ये होते हैं, है ना। एक सामुदायिक प्रकार के होते हैं, जैसे आपके पार्क, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, है ना, सामुदायिक हॉल, ये सब आपके कम्युनिटी के होते हैं। एक राष्ट्रीय होते हैं, कानूनी रूप में राष्ट्र में जितने भी संसाधन हैं सब भारत के राष्ट्रीय नेशनल है। भारत सरकार अगर उसको लगता है राष्ट्र हित में तो वह जमीन स्थान का अधिग्रहण कर सकती है। जैसे आप एक बोर्ड देखते हो कहीं पे, शहरी विकास प्राधिकरण की बोर्ड, अगर सरकार को लगता है कि 4 लेन बनाना है तो वो बनाएगी, वो कंपेंसेशन देकर वो उसके रोड में आने वाले जगहों को क्या करती है, अधिकृत कर लेती है। एक होता है स्वामित्व के आधार पर इंटरनेशनल का मतलब यानी समुद्र तट, किसी भी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर की समुद्र में जो आगे हिस्सा होता है वो उसका राष्ट्रीय होता है। उसके अलावा समुद्र का जितना भी हिस्सा है वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यानी किसी भी राष्ट्र को अगर उस स्थान पर यानी 200 किलोमीटर के बाद अगर समुद्र में किसी प्रकार का रिसर्च करना है, कोई शोध करना है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उससे जुड़ी हुई है उससे प्रमाण पत्र लेती है, अनुमति लेती है और रिसर्च करती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमा सकती। चलिए बैठिए। संसाधन के 4 वर्गीकरण कौन कौन से ये बताइए। उत्पत्ति के आधार पर, हाँ, उपयोगिता के आधार पर, हाँ, विकास के आधार पर, हाँ, स्वामित्व के आधार पर। तो आज का मेरा प्रस्तुतिकरण यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने एकीकरण स्किल के अंतर्गत इसके विभिन्न घटकों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और अभ्यास करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने उसके कंपोनेंट को काफ़ी कुछ व्यवहार में लाना सीख लिया। धन्यवाद।